स्पेसिफिक बातचीत भी करेंगे, लेकिन इस वक्त हो चुका है मैनेजमेंट से बातचीत करने का। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहा है मुथूट माइक्रोफिन का मैनेजमेंट। मुथूट माइक्रोफिन एक एनबीएफसी कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, और कंपनी के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करेंगे। तीसरे तिमाही में एनआईआई में करीब 41% की तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन मुनाफा यहाँ पे जो है 97% घटा है। मुनाफे पर कहाँ दबाव पड़ा है, तमाम सवाल पूछते हैं। मुथूट माइक्रोफिन के सीईओ सदफ सईद मेरे साथ जुड़ गए हैं। सदफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और क्लियरली यहाँ पर डिस्पर्जल्स जो इस क्वार्टर में हुए हैं, काफ़ी हद तक एयूएम ग्रोथ पर इसका इम्पैक्ट हमने पड़ता हुआ देखा है। अब एग्जैक्टली अगर हम ओवरऑल ग्रोथ के पैमाने को देखना चाहें, क्या क्या ट्रिगर और फैक्टर्स यहाँ पर काम किए हैं, और क्या ये एक कॉशियस कॉल भी रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, और साथ ही किस तरह से आप अब एयूएम ग्रोथ का टारगेट भी लगाकर बैठे हुए हैं अगर FY25 के एग्जिट की हम बात करें तो? धन्यवाद कविता जी, मुझे बुलाने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमने कैलिब्रेटेड वे में समझदारी से सोच के ये डिसबर्समेंट थोड़े कंट्रोल करे हैं। आजकल की मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखते हुए जो माइक्रो फाइनेंस में वातावरण चल रहा है आजकल, उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस थी पहले क्वार्टर के बाद, थोड़ा हीट वेव के कारण, थोड़ा ओवर लिवरेजिंग के कारण। तो इसलिए हमने थोड़ा डिसबर्समेंट में कंट्रोल रखा है। उसके बाद दो हमारी एसआरओ हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी लेंडिंग पे ओवर लिवरेज से कम होने के लिए, जिसमें मल्टीपल लेंडिंग पे कुछ थे रिस्ट्रिक्शन। तो उनके कारण हमारा डिसबर्समेंट हमने जानबूझ के थोड़ा सा कम करा है। डिसबर्समेंट हमारा करीब 21% कम है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर देखें सेम क्वार्टर पे, तो 2035 करोड़ का डिसबर्समेंट करा है, और उसके कारण हमारा एयूएम ऑलमोस्ट फ्लैट है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो 8% का ग्रोथ है एयूएम में, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें करीबन फ्लैट है, -1% का है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने वाला ये है कि हमारी इनकम ग्रो करी है करीब 24%, और हमारा पीपीओपी ग्रो करा है 43%। इफ अगर आप देखें तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हुआ है, हमारी कॉस्ट टू इनकम रेशो 500 बेसिस पॉइंट कम आई है, 567 पॉइंट्स, जो कि 43% पे आ गई है। तो फंडामेंटली जो भी पैरामीटर्स एक बिजनेस के हैं वो अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो प्रॉफिट का कारण है कम होने का, हमने इस बार 3 करोड़ का प्रॉफिट करा है, 3.8 करोड़ का। वो इसलिए है कि हमने अपफ्रंट प्रोविजन कॉस्ट ली है, थोड़ी क्रेडिट कॉस्ट हमने 247 करोड़ की ली है, जिसमें से करीब 104 करोड़ हमारे एक्सेलरेटेड राइट ऑफ के कारण है। हम नहीं चाहते कि अगले साल में या अगले क्वार्टर में वो कैरी करें एनपीएस को। और 143 करोड़ प्रोविजन की कॉस्ट है। तो एक्सेलरेटेड राइट ऑफ भी हमने एक एआरसी डील करी थी, उसके कारण ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे जीएनपीए 3.03% है, विच जो कि इंडस्ट्री में एक एक बिल्कुल तरह से बिल्कुल सबसे सदफ। कम हाँ जीएनपीए में है। हाँ हाँ। जी। जी जी सदफ, कविता जी। यहाँ पर जो आप समझाइश भी दे रहे हैं, देखिए उसके मुताबिक ये बात समझ में आ रही है कि प्रोविजंस जो किए हुए हैं प्रॉफिटेबिलिटी पर काफ़ी हद तक शार्पली इसका इम्पैक्ट भी पड़ा हुआ है। मार्जिनली पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है, लेकिन जो गाइडेंस भी दिया जा रहा है उससे हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़े से लॉसेस के फिगर्स हम देखें। लेकिन हेडविंड्स अगर हम समझना चाहें तो वो ऐसे कौन से हैं जो आप विटनेस कर रहे हैं? देखिए, हेडविंड्स इन अ सेंस तो अभी जो कुछ होना था वो हो गया। अभी एक मेजर इशू है, जो कि एक कर्नाटका का लेजिस्लेशन है। हालांकि मैं उसको पर्सनली पॉजिटिव देखता हूं, जिसमें रिस्ट्रिक्शन डाली जा रही है। जो अनधिकृत जो पंजीकृत ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आरबीआई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लेंड कर रही हैं माइक्रो फाइनेंस के नाम से, उन पे रिस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश करी गई है। तो वो एक अच्छा मूव है, जिससे कस्टमर का ओवर लिवरेज और एक्सप्लॉयटेशन भी रुकेगा।
मेरे हिसाब से वो टेम्पररी डिस्टरबेंस ला सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वो अच्छा मूव है। वो एक अनसर्टेनिटी है जो हमारे सामने है, बट उसके अलावा जो भी इश्यूज थे वो डील कर लिए गए हैं। आज के दिन में अगर देखें तो कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव नजर होती हुई आ रही है। जो दिसंबर में है, हमारा एक्स बकेट कलेक्शन 99.5% पहुंच गया है, जो कि एक नॉर्मल सिनारियो में रहता है। जो भी पहले बकेट में फ्लो हुआ है, जो पहले फ्लो हुआ है, वो उसमें भी कलेक्शन अधिक होती हुई नजर आ रही है। हालांकि उसमें से कुछ फ्लो करेगा, इसीलिए हमने क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस को थोड़ा चेंज करा है, करीब 7.5 से 8.5 का क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस दिया है। हमने ये सोच के गाइडेंस दिया है कि हम प्रिपेयर करेंगे वर्स के लिए, बट एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा हो, परफॉर्मेंस करेंगे अच्छे से। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली हम पॉजिटिव कुछ ग्रोथ रहेंगे और पॉजिटिव प्रॉफिट भी रहेगा नेक्स्ट क्वार्टर में। जी बट जी। हमने प्रोविजंस कर लिए हैं ताकि हाँ हाँ। अगले साल के लिए हम कोई भी कैरी ना करें कुछ भी ऐसे एक और चीज एनपीएस। सदफ, एक और चीज, क्या आप करंट पीसीआर रेशियो से कंफर्टेबल हैं? इसको लेकर कोई आउटलुक पर आप बातचीत करना चाहते हैं? बिल्कुल, कविता जी, अगर आप हमारा पीसीआर देखेंगी, हमारा प्रोविजन, टोटल प्रोविजन कंपेयर टू हमारा एनपीए, तो वो 89% है। सो अगर पिछले 2 क्वार्टर पहले भी देखें तो वो भी 89% ही था। तो इस प्रकार से प्रोविजन एक एडिक्वेट है। बट अगर आप स्टेज 3 वर्सेस स्टेज 3 देखेंगे, क्योंकि हमने थोड़े राइट ऑफ लिए हैं, वो स्टेज 3 का प्रोविजन कंज्यूम हो गया है, इसलिए वो आज के दिन में 58% लग रहा है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में 66% और 61% था। हम अगले क्वार्टर में हमने क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस इसीलिए ज़्यादा दी है कि हम वो प्रोविजन कवर बढ़ाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी इस क्वार्टर के और इस साल के शॉक्स हैं, वो इसी साल में हम उसको प्रोवाइड करें, अगला साल एकदम क्लीन तरीके से हो। अच्छा, चलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा जो स्ट्रेस है एमएफआई पर, उस पर हम बातचीत करते हैं। किस तरह से आपको लगता है कि ओवरऑल सेक्टर और बिजनेस स्ट्रैटेजीज जो है उसके मुताबिक नॉर्मलाइज होती हुई आपको दिखाई देगी? क्या अब हम मान सकते हैं कि इस क्वार्टर में हमने जो एक स्ट्रेस फैक्टर है एमएफआई पर वो पीक आउट होते हुए देखा है? क्या ऐसा मान सकते हैं? करीबन मेरे हिसाब से जो भी पेंडिंग स्ट्रेस था वो सब लोगों ने बजट कर लिया है, राइट ऑफ कर लिया है, प्रोवाइड कर लिया है। और आज के दिन में अगर मैं कलेक्शन एफिशिएंसी देखूं तो वो इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। मैं इसको एक केवियट डालूंगा इधर, कर्नाटका को हटा के आज के दिन में कर्नाटका का लेजिस्लेशन एक बिगेस्ट चैलेंज है जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है। अगर वो लेजिस्लेशन जिस तरह से अभी ड्राफ्ट है, जिसमें एनबीएफसीज को नहीं इंक्लूड करा गया है, जिसमें रजिस्टर्ड एंटिटीज जो आरबीआई के उसको, तो मेरे हिसाब से ये पीक हो चुका है एमएफआई का स्ट्रेस। आगे चल के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 में अच्छे नंबर दिखेंगे। बट अगर ये कर्नाटका लेजिस्लेशन नहीं उस तरह से शेप अप होता तो थोड़ा सा टेम्पररी स्ट्रेस आ सकता है। मेंशन आप निम्स को लेकर क्या कहेंगे? 12.7 12.9% के आसपास आपको लगता है कि यहाँ पर ये रहेंगे? जैसे कि पहले भी बातचीत हुई थी, करंटली 13.1 के आसपास आता हुआ आंकड़ा हमने देखा है। लेकिन जिस तरह से आरबीआई ने अब रेट कट्स का ऐलान भी कर दिया है, ओवरऑल असेसमेंट इसको लेकर अब आप कैसे फैक्टर इन करना चाहते हैं? देखिए कविता जी, हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रही है कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ फंड में रिडक्शन मिलता है तो हम वो अपने कस्टमर को पास करेंगे। आज के दिन में हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 13.07 है, जो कि हमारी गाइडेंस जो हमने दिया है वो 12.75 से 13% का दिया है, उससे थोड़ा सा ऊपर है। हम डेफिनेटली इसको अपने कस्टमर को पास करेंगे। हमने पिछले गए साल में भी कैलेंडर ईयर में 115 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन करा था, 3 बार, एक बार 55 का, एक बार 35, एक बार 25। और आगे भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जैसे कि आज रेट कट अनाउंस करा है आरबीआई गवर्नर ने, जैसे ये रेट ट्रांसमिशन होता है हमारे लिए, डेफिनेटली हम रेट कट अपने कस्टमर को पार करेंगे। मैं इसे बहुत अच्छी डेवलपमेंट देखता हूँ कि इससे अफोर्डेबिलिटी इंस्टॉलमेंट की बढ़ेगी। और उससे भी एक अच्छी डेवलपमेंट ये है जो गाइडेंस इन्फ्लेशन पे दी गई है,
एक फूड इन्फ्लेशन की गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो कस्टमर बिल्कुल बॉटम ऑफ पिरामिड पे होता है उसमें फूड इन्फ्लेशन का काफ़ी इम्पैक्ट आता है, उससे रीपेमेंट पे भी इम्पैक्ट आता है। हम इन्फ्लेशन गाइडेंस करीब 4.2% का दिया गया है अगले साल का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर इन्फ्लेशन कम आता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम आते हैं तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, कस्टमर के हाथ में इनकम भी बढ़ रही है, जैसे टैक्स रैशनलाइजेशन हुआ है तो उससे इंस्टॉलमेंट पेमेंट देना आसान होगा और लेंडर के लिए बेहतर रहेगा। ऑलराइट सदफ, धन्यवाद, आपने समय निकाला। जब भी बातचीत होती है समय कम पड़ जाता है लेकिन सवाल हमारे रह जाते हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब आज दिए। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और हम ब्रेक पर गए, उससे पहले हमने मुथूट माइक्रोफिन के मैनेजमेंट से बातचीत की, लेकिन इस बीच नतीजे भी आ रहे हैं एमएनएम के। मैं चाहती हूँ कि अजीत मिश्रा क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे साथ आ भी जाएं। अजीत, देखिए नंबर्स आ रहे हैं, फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स। मेरे पास समय बिल्कुल कम है लेकिन जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आय लगभग यहाँ पर 20% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुनाफा 2964 के आसपास आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, 2921 के आसपास का हमारा अनुमान था, और आय 20.3% यहाँ पर बढ़कर 30,964 ईयर ऑन ईयर नंबर, ये आंकड़ा हमें सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एबिट मार्जिन 15.5% यहाँ पर आ रहा है, जबकि शायद अनुमान 4.5% के आसपास का था। ये फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं स्क्रीन पर। पैट आया है 2964 करोड़ पर। बताइए, ऑलमोस्ट इन लाइन, क्या कहेंगे? बिल्कुल कविता, देखिए, और अच्छी बात यह है कि अभी तक स्टॉक में कुछ खास परफॉर्मेंस हुई नहीं है। नो डाउट स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास आ गया है, बट अगर आप पिछले करीब 6-8 महीने की मूव देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक रेंज ही नजर आएगी। तो पोस्ट इनलाइन नंबर्स और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि ऑटो एज अ पैक, इनफैक्ट द एंटायर रेट सेंसिटिव पैक, जहाँ पे ट्रैक्शन दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस जो हम देख रहे हैं एमएनएम में, ये कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पे बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। अब मेरे हिसाब से 3000 का जो बेस है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है स्टॉक में, और अब नेक्स्ट लेग में करीब करीब 3600 3600 तक के लेवल्स इसमें एंटिसिपेटेड है कि आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 3 से 6 महीने में। 6 महीने में 3600 और 3650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 3000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस, जहां पर एमएनएम को लेकर रिकमेंडेशन देते हुए अजीत मिश्रा। अजीत, जल्दी से मुथूट माइक्रोफिन पर भी आप बातचीत करना चाहेंगे कमेंट्री सुनकर मैनेजमेंट की? देखिए, यहाँ पे कविता, काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है और स्टॉक में बीच में अटेम्प्ट जरूर हुआ था एक रिकवरी का, बट पिछले करीब अगर 5-6 महीने की मूव देखेंगे तो आपको एक क्लियर अंडर परफॉर्मेंस नजर आएगी और अपने रिकॉर्ड लोज के पास है। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच रखना चाहिए, जब तक कि थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल बेसिस पे कोई चेंजेस नजर नहीं आते हैं। बिकॉज प्राइस एक्शन वाइज तो डेफिनेटली अभी यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है रिकवरी का। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकने की सलाह दी जा रही है और इसी के साथ मेरा समय समाप्त हो गया है। अजीत, धन्यवाद, आपका समय दिया आज हमें और इस शो को।